हेलो, वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंस चैनल। और आपके सामने है बीए फाइनल ईयर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर, ठीक है। और किसका? प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांत। इसका पार्ट ए मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं और ये पार्ट बी है। जो पहले पार्ट कराया था, जो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, उसमें 50 क्वेश्चंस मैंने इसके कराए थे और 50 क्वेश्चंस रह गए थे, ठीक है। और इस पार्ट के लिए भी काफी देर हो चुकी है। अब एग्जाम आपके बिल्कुल सर पर है, आज ही शायद इसका एग्जाम है। और मतलब शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी था कि क्या ही बताया जाए। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं नहीं बता सकता। खैर चलिए, अब सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 50 क्वेश्चन करा चुका हूं, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 पर हम आते हैं और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51। अपनी जो क्वालिटी है उसको बढ़ा लीजिएगा। यदि आप लोग देख पाने में अच्छे से समर्थ ना हो तो जो क्वालिटी है ना उसको इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रेडरिक टेलर इज क्रेडिटेड विद, फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रतिपादित पद्धति कौन सी है? तो देखिए, पहले एक बात समझ लीजिए, ये जो फ्रेडरिक टेलर हैं, ये फ्रेडरिक टेलर एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। ये फ्रेडरिक टेलर, इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रतिपादन किया था। इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रतिपादन किया था। तो यहां पर जो आपका आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा साइंटिफिक मेथड। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? साइंटिफिक मेथड, यानी वैज्ञानिक पद्धति। फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रतिपादित पद्धति कौन सी? वैज्ञानिक पद्धति। ये आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने, फ्रेडरिक टेलर ने ही प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम की थ्योरी का प्रतिपादन किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट ओरिजिनेटेड इन, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रादुर्भाव कब से हुआ? तो देखिए, वेलफेयर स्टेट का जो प्रादुर्भाव हुआ या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जो प्रादुर्भाव हुआ, ये आपको देखने को मिलता है 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी से मेरा मतलब है वर्ष 1800 से 1900 के बीच का जो टाइम होता है, 1800 से या 1801 कह लीजिए, या 1801 से 1900 के बीच का जो टाइम है, इसी टाइम पीरियड में वेलफेयर स्टेट का प्रादुर्भाव हुआ। ये ओरिजिनेट हुआ वेलफेयर स्टेट इन 19th सेंचुरी। कहां हुआ यदि ये पूछने लगे तो ये हुआ था जर्मनी में। इसका ओरिजिनेशन जो शुरू हुआ था वो हुआ था जर्मनी से, ठीक है। यही बात याद रखना। आपने नाम सुना होगा, जर्मनी के एक बहुत बड़े चांसलर रहे हैं जिनका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क। आपने बिस्मार्क का जरूर नाम सुना होगा, ठीक है। इन्होंने ही इसका प्रादुर्भाव, इनकी वजह से ही इसका ओरिजिनेशन हुआ था। ये बात ध्यान रखना। थोड़ी स्लो इसलिए है क्योंकि जिस टाइम पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो यहाँ थोड़ा सा इसको तेज करके देख सकते हैं यदि, क्योंकि आपका एग्जाम सर पर है, तो आप इसकी जो स्पीड है वो बढ़ा लीजिएगा अपने आप, ठीक है। आप मैनुअली यूट्यूब में जाकर के प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा करके आप लोग देखिए, जिससे कि आपका टाइम जो है वो बच जाए। ओके, बिस्मार्क, आप लोग जानते हैं भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? द बिस्मार्क ऑफ इंडिया इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसके अलावा चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 53। द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन वन मैटर बिलोंग्स टू, एक व्यक्ति और एक स्वामी की अवधारणा संबंधित किससे है? स्पैन ऑफ कंट्रोल से, नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र से, यूनिटी ऑफ कमांड आदेश की एकता से, हायरार्की पद सोपान से, या कोऑर्डिनेशन समन्वय से? देखिए, पहले बात को समझिए। आंसर होगा वैसे इसका यूनिटी ऑफ कमांड है, लेकिन थोड़ी सी बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इसमें होता क्या है? ये वन पर्सन वन मैटर में होता क्या है? एक व्यक्ति और एक स्वामी, ये होता क्या है? देखिए, इसमें एक ही पर्सन, इसमें एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन उस पूरे व्यवसाय का स्वामी होता, ओनर होता है। इस कॉन्सेप्ट में, वन पर्सन वन मैटर वाले कॉन्सेप्ट में, एक ही पर्सन पूरे व्यवसाय का ओनर होता है, स्वामी होता है, और उस व्यवसाय से, उस बिजनेस से रिलेटेड सभी कंट्रोल उसी के पास होते हैं, जो स्वामी होता है, जो ओनर होता है। और वही व्यवसाय से संबंधित जितने भी कमांड होती हैं वही देता है। तो इसलिए यहां आदेश की एकता होती है, यानी एक ही व्यक्ति के, अब खुद सोच के चलिए कि मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, तो सारे के सारे जो कमांड हैं वो आपके होंगे, आप जो चाहेंगे उस हिसाब से काम होगा। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता।
कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारे का जो कमांड होता है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा लक्षण औपचारिक संगठन का नहीं है। देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करिए। देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट टेक इनटू कंसाइडरेशन द सेंटिमेंट्स ऑफ मेंबर्स। होता क्या है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो औपचारिक संगठन होते हैं, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन मेंबर की किसी भी सेंटिमेंट, किसी भी फीलिंग, किसी भी भावनाओं का कुछ भी ध्यान रखते हैं, उन्हें इस बात से कुछ भी मतलब नहीं है। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस बात को कंसीडर ही नहीं करता कि किसी की सेंटिमेंट क्या है, जो उनके यहाँ काम करने वाले हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, उनकी सेंटिमेंट्स क्या है, इस बात का कोई ध्यान नहीं रखते। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है डज नॉट कंसीडर, वो केवल और केवल क्या कंसीडर करती है, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कंसीडर करती है गोल ऑफ, जो उनके गोल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको। इट डज नॉट कंसीडर द गोल ऑफ द इंडिविजुअल्स, जो व्यक्ति होते हैं, जो पर्सन होते हैं, उनके गोल, मतलब उनसे संबंधित ये कुछ नहीं सोचते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो किसी व्यक्ति की भावनाओं के बारे में, सेंटिमेंट्स के बारे में, या आप ये कह लीजिए द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस डज नॉट कंसीडर द गोल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, डज नॉट कंसीडर द गोल्स ऑफ पर्सन, वो लोगों के गोल की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। ये केवल और केवल ध्यान देते हैं टू अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी जो कंपनी, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गोल क्या है, उसकी तरफ ये ध्यान देते हैं, केवल और केवल उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो यहां पर ये कह रहा है कि कौन सा लक्षण नहीं है। तो यहां पर देखिए, अभी मैंने आपको एक बात बताई कि यहां पर सेंटिमेंट्स का, भावनाओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और जो भावनाएं होती हैं, सेंटिमेंट्स होती हैं, ये किससे संबंधित होती हैं, ये सोशल रिलेशन होता है हमारे। तो ये यहां पर आंसर हो जाएगा सोशल रिलेशंस, सामाजिक संबंध। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को सामाजिक संबंधों से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इनका बस मतलब किस किस से होता है कि क्लियर डिवीजन ऑफ फंक्शन, कि हर व्यक्ति को जो काम करना है वो क्लियरली डिवाइड कर दीजिए। ठीक है भाई, आपको ये करना है तो ये करना है। यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता होती है। एक व्यक्ति जो स्वामी होता है वो आदेश देता है कि ये होना है तो ये होना। और सत्ता का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं पाई जाती हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन सोशल रिलेशंस नहीं पाए जाते, वहां पर कोई सामाजिक संबंध नहीं होते, वहां किसी भी मेंबर की सेंटिमेंट से कोई मतलब नहीं होता। आइए और काम कीजिए। ठीक है, सीधा कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है, क्लियर डिवीजन ऑफ फंक्शंस होता है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, आपको थोड़ा सा यदि जल्दी है आप इसको स्पीड में करके देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा लीजिएगा प्लेबैक से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन 55, राज्यसभा कैन डिले मनी बिल बाय मैक्सिमम, कितना डिले कर सकती है राज्यसभा। तो याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए 14 दिन, 14 डेज। राज्यसभा जो होती है वो मनी बिल को, वित्त विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, 14 डेज तक। अच्छा एक बात समझ लीजिए, पहले होता क्या है, जो मनी बिल होता है ना वो लोकसभा, पहले एक बात को और अच्छे समझिए। देखिए हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें दो तरह के सदन हैं, दो हाउस हैं। एक है लोकसभा, ठीक है, इसको हम कहते हैं लोअर हाउस, निम्न सदन। एक होता है लोकसभा और एक है राज्यसभा। हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, वहां पर ध्यान से समझ लो जो बात बता रहा हूं। एक है राज्यसभा, इसको कहते हैं अपर हाउस, उच्च सदन। ठीक है, लोकसभा जिसमें एमपी होते हैं, जिनको आप डायरेक्टली वोट द्वारा चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और राज्यसभा, ये डायरेक्टली जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा जो होता है ये निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। ये लोअर हाउस होता है, ये होता है लोअर हाउस, ये होता है अपर हाउस। ठीक है, ये अपर हाउस होता है। तो ये संसद के दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब समझने वाली बात यह है कि जो मनी बिल होता है, मनी बिल पहले भेजा जाता है लोकसभा में, लोकसभा से पास होता है वो, और फिर भेजा जाता है राज्यसभा। अब राज्यसभा जो है, राज्यसभा मे नॉट अमेंड मनी बिल। राज्यसभा जो है उस मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकती, उसमें बदलाव नहीं कर सकती, लेकिन बदलाव के लिए रिकमेंड कर सकती है। राज्यसभा, देखो पहले मैंने क्या बताया, लोकसभा में पास होता है, फिर भेजा जाता है राज्यसभा। राज्यसभा को यह अधिकार नहीं है कि वो उसमें अमेंडमेंट कर सके, बदलाव कर सके, लेकिन वो चाहे तो उसको वापस रिकमेंड ये कर सकती है कि इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। ठीक है, और फिर केवल 14 दिन के अंदर अंदर, मैंने कहा ना राज्यसभा केवल 14 डेज का डिले कर सकती है, फिर 14 दिन के अंदर अंदर जो मनी बिल है मस्ट बी रिटर्न टू लोकसभा। 14 दिन के अंदर अंदर वो लोकसभा के पास
रिटर्न होना चाहिए विद इन 14 डेज एंड द बिल इज डीम्ड टू हैव पास्ड इन बोथ हाउसेज। यदि 14 दिन हो जाते हैं और यदि ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो इसको पास मान लिया जाएगा दोनों ही हाउसेस में। यदि 14 दिन से ज्यादा हो जाते हैं और राज्यसभा उसको पास नहीं करता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेता उस बिल पर, तो वो ऑटोमेटिकली ही पास मान लिया जाता है कि वी ऑटोमेटिकली दोनों ही सदनों में पास हो चुका। सदन मतलब मैंने आपको बताया, एक सदन लोकसभा, दूसरा सदन राज्यसभा, यानी हाउस, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाउस। ठीक है, सदन को हाउस कहते हैं। बात आ गई समझ में? इतनी बात मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ रही है कि 14 डेज का टाइम होता है। अभी इतना ज्यादा एक्सप्लेन मैं कर भी रहा हूं, लेकिन इतना टाइम नहीं है, आप लोग वीडियो को स्पीड के साथ देख सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि आप लोग इसको बहुत ज्यादा आप एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का टाइम अब गया, क्योंकि अब तो पेपर का टाइम आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला है 56, क्वेश्चन नंबर 56। द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966 रिकमेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल इन इंडिया ऑन द लाइन ऑफ ऑम्बुड्समैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने भारत में लोकपाल की निम्नलिखित में से किन देशों के ऑम्बुड्समैन की तरह अनुशंसा की? तो देखिए, बात को समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर जो देश हैं वो आएंगे आपके, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था 1966 वाला, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने भारत में लोकपाल की निम्नलिखित में से किन देशों के ऑम्बुड्समैन की तरह अनुशंसा की थी। तो इसमें जो आपका आंसर होने वाला है, देखिए इसमें एक आंसर नहीं है, इसमें एक से ज्यादा आंसर्स हैं। इसमें आंसर आपका नॉर्वे भी बिल्कुल ठीक है, वो कंट्री नॉर्वे भी है, फिनलैंड भी है और डेनमार्क भी है। तो आपका जो आंसर होगा वो ऐसा ऑप्शन होगा, इसमें 2, 3 और 4 दोनों होंगे। बात को समझने की कोशिश करिएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने भारत में लोकपाल की इनमें से नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क देशों के ऑम्बुड्समैन की तरह अनुशंसा की है। कहने का मेरा मतलब यह है कि ये जो देश है नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क, ये आपके करेक्ट आंसर होंगे। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है इसमें कहीं पर है, देखिए यहां पहला ऑप्शन है 2, 3 एंड 4। ये पहला ही ऑप्शन है 2, 3 एंड 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ जाएं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, वेयर वाज द फर्स्ट पोजीशंस ऑफ ऑम्बुड्समैन इंस्टीट्यूटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ऑम्बुड्समैन का पद सर्वप्रथम कहां स्थापित किया गया नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए? तो देखिए, एक बात को पहले समझ लीजिए, ये जो ऑम्बुड्समैन है, जिसको आप लोकपाल कह सकते हैं, ये जो ऑम्बुड्समैन है, इसकी स्थापना सबसे पहली बार स्वीडन में ही हुई थी। स्वीडन में पहली बार इस संस्था ये जो है एस्टेब्लिश हुई थी, स्थापना इसकी हुई थी। ठीक है, अब ये ऑम्बुड्समैन क्या है? इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये ऑम्बुड्समैन आ रहा था। देखिए ऑम्बुड्समैन है क्या? ऑम्बुड्समैन अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, जो ओम्बुड्समैन है ये अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके काम, जो उनके क्रियाकलाप होते हैं, उनके जो काम हैं, उन पर निगरानी रखती है ये संस्था, तथा पब्लिक के द्वारा प्रशासन के खिलाफ दर्ज शिकायतों की भी जांच करती है। ठीक है, जो पब्लिक है, जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराते हैं, उसकी भी ये जांच करती है और गिल्टी पाए जाने पर और दोष सही पाए जाने पर ये कार्रवाई भी करती है। तो बात ये पूछ रहा है कि सबसे पहले कहां स्थापित किया गया ओम्बुड्समैन का पद? तो ये स्थापित किया गया था स्वीडन में। सबसे फर्स्ट टाइम कहां पर स्थापित किया गया था? स्वीडन में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, शायद कट तो नहीं गया, नहीं कटा, चलो है स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एम्फेसाइज्ड बाय मैक्स वेबर इन द आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी? इनमें से मैक्स वेबर द्वारा आदर्श नौकरशाही में किस पर बल नहीं दिया गया था? देखिए पहले समझिए, जो मैक्स वेबर हैं, ये मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट और एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं। ये जो मैक्स वेबर थे, ये एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, जर्मनी के सोशियोलॉजिस्ट थे और एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, और इनका मानना ये था कि जो रूल्स और नॉर्म्स होते हैं, जो नियम और मानक होते हैं, वो परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होते हैं। रूल्स एंड नॉर्म्स आर डिटरमाइंड बाय द सर्कमस्टेंसेस। जो परिस्थितियां होती हैं ना, नियम और नॉर्म्स, जो कायदे कानून होते हैं,
वो सर्कमस्टेंसेस, हालातों के ऊपर निर्भर करते हैं। नियम और मानक परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होते हैं। ये इस बात पर इन्होंने बल नहीं दिया था, ये इस बात को नहीं मानते थे, इस बात को ये ज्यादातर ठुकराते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे। पूछा गया है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एम्फेसाइज्ड बाय मैक्स वेबर इन द आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये ब्यूरोक्रेसी में ये बात मानते थे कि देखिए ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में इस बात का, आदर्श नौकरशाही जो होती है उसमें इस बात का बिल्कुल भी, इस बात पर इन्होंने बल दिया ही नहीं था कि नियम और मानक जो है परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होते हैं, ये इस बात को नहीं मानते थे। ठीक है, इसके अलावा जो ऊपर वाली चीजें हैं ये सारे के सारे इनके ही थॉट्स हैं, मैक्स वेबर के ही, लेकिन इस बात पर इन्होंने बल नहीं दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब है ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन, अच्छा अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, यदि सही से नहीं देख पा रहे हैं तो क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लीजिएगा। From the following, who has said that there is more of public criticism and investigation in public administration as compared to private administration? इनमें से किसने कहा कि लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की अपेक्षा, जो लोक प्रशासन होता है, लोक प्रशासन बोले तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किसने कहा कि लोक प्रशासन में यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में निजी प्रशासन यानी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की अपेक्षा सार्वजनिक आलोचना यानी पब्लिक क्रिटिसिज्म और जांच और इन्वेस्टिगेशन अधिक पाई जाती है? किस विद्वान ने ये इनमें से बात कही है? तो याद रखिएगा, ये बात कही है एप्लबी ने। किसने कहा था? एप्लबी। देखिए इनका जो पूरा नाम था वो था पॉल हेंसन एप्लबी। इनका पूरा नाम था पॉल हेंसन, और एप्लबी तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। पॉल हेंसन एप्लबी एक अमेरिकन थ्योरिस्ट थे, एक अमेरिकी विचारक थे, एक अमेरिका के विचारक थे। इनका यह कहना था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो सरकारी प्रशासन होता है, जिसमें जो गवर्नमेंट का प्रशासन होता है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है निजी प्रशासन। इनका ये मानना, इन्होंने ये बात कही थी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, उसका जो क्रिटिसिज्म होता है, उसकी आलोचना ज्यादा होती है, उसकी आलोचना ज्यादा होती है और उसकी जांच इन्वेस्टिगेशन भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसा इनका मानना था पॉल हेंसन एप्लबी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 60। हु हैज रिटन इकोलॉजी ऑफ ब्यूरोक्रेसी? इकोलॉजी ऑफ ब्यूरोक्रेसी किसकी रचना है? तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा मैक्स वेबर। इनका पूरा नाम था मैक्स वेबर। आपका आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। ये जो रचना है ये किसकी है? ये है इकोलॉजी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को लिखा है मैक्स वेबर ने। ठीक है, मैक्स वेबर एक जर्मनी के जर्मन सोशियोलॉजिस्ट और एक पॉलिटिकल थिंकर थे। वेबर जो थे वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, मैंने अभी बताया, और एक पॉलिटिकल थिंकर या पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे मैक्स वेबर। अभी थोड़ी देर पहले भी इनके बारे में अभी जिक्र भी हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है। कह रहा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है कितने सालों के लिए? देखिए बात को समझिए, लोक लेखा समिति जो है वो 1 वर्ष के लिए गठन किया है। उसका जो गठन होता है उसको जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है 1 साल के लिए। तो ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक वर्ष। यानी प्रत्येक वर्ष, या ऑप्शन में होता 1 वर्ष तो वो भी सही होता। देखिए पहले समझिए, देखिए लोक लेखा समिति जो होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है, इसमें जो इंडियन पार्लियामेंट है, जो भारतीय संसद है, इंडियन पार्लियामेंट के कुछ चुने हुए मेंबर्स होते हैं, कुछ एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो भारत सरकार के एक्सपेंडिचर यानी खर्चों का लेखा जोखा यानी ऑडिट करते हैं। बात आई समझ में? लोक लेखा समिति में इंडियन पार्लियामेंट के, भारतीय संसद के कुछ चुने हुए मेंबर्स होते हैं जो भारत सरकार के एक्सपेंडिचर यानी खर्चों का लेखा जोखा ऑडिट करते हैं। और यह समिति संसद द्वारा गठित की जाती है। इसको पार्लियामेंट ही इस समिति का गठन करती है। यदि पूछा जाए कि इस समिति का गठन कौन करता है, तो पार्लियामेंट करती है, भारतीय संसद करती है। अब याद रखना, इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 22 मेंबर्स होते हैं। इस पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं। इन 22 मेंबर्स में से 15 मेंबर तो आते हैं लोकसभा से। अभी मैंने बताया कि जो संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, LS लिखा है मैंने उसको, लोकसभा। 15 मेंबर तो होते हैं लोकसभा से, और इसके अलावा 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, और ये कितने वर्ष के लिए होते हैं? मात्र 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए मेंबर्स होते हैं। एक तो यहां पर जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है, तो वो किया जाता है प्रत्येक वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? हुज कंसेंट इज एसेंशियल टू प्रेजेंट बजट इन पार्लियामेंट। बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले किसकी स्वीकृति आवश्यक है? कि यदि जब वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं तो उससे पहले किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर? देखिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। देखिए बजट को लोकसभा में पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की अनुमति आवश्यक होती है, जरूरी होती है। इसीलिए ज्यादातर जिस दिन बजट पेश करना होता है, आप लोग जानते हैं अब जो बजट होता है वो 1 फरवरी यानी फरवरी के पहले दिन में पेश होता है। इससे पहले जो बजट पेश होता था वो फरवरी का जो लास्ट वर्किंग डे होता था, वर्किंग डे बोला मैंने तब होता था, लेकिन अब फरवरी के फर्स्ट डे में यानी 1 फरवरी को बजट पेश होता है। तो होता क्या है कि ज्यादातर जिस दिन बजट पेश करना होता है तो उस दिन सुबह वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर राष्ट्रपति के पास जाते हैं और प्रेसिडेंट से अनुमति प्राप्त करते हैं और उसके बाद लगभग सुबह फिर 11 बजे लोकसभा में पेश करते हैं। अब जो बजट होता है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, निम्न सदन में पेश किया जाता है। यह जरूरी है कि बजट पहले लोकसभा में ही पेश किया जाए, इसको पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। बात आ रही है सबको समझ में? चलिए देखिए जिनमें एक्सप्लेनेशन में कर पा रहा हूं, जिनमें एक्सप्लेनेशन करने लायक चीजें हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो सीधा फैक्ट हैं तो वहां पर एक्सप्लेन करना मुश्किल है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 63। द प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स गोज विद। सिविल सेवकों की जो अनामता का संबंध है वो किससे है? सिविल सेवकों का जो अनामता का संबंध है, द प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स गोज विद। अब यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करिए, आपका जो आंसर होने वाला, पहले ऑप्शन देख लेते कौन कौन से हैं। द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी, तटस्थता के सिद्धांत से। द प्रिंसिपल ऑफ रेशनल ब्यूरोक्रेसी, तार्किक नौकरशाही के सिद्धांत से। द प्रिंसिपल ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, प्रतिबद्ध नौकरशाही के सिद्धांत से। और द प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मंत्रीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत से। पहले समझिए सिविल सेवक जो होते हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, जैसे आईएएस और आईपीएस होते हैं। देखिए उनका सबसे पहला जो सिद्धांत होता है, ठीक है, उनका जो सबसे पहला सिद्धांत होता है वो होता है तटस्थता, कि वो न्यूट्रल रहें, ठीक है। उनका जो एनोनिमिटी क्या होता है? देखिए एनोनिमिटी होता है कि किसी चीज को सीक्रेट रखना, ठीक है। आपने देखा होगा ना जब हम कोई कमेंट करते हैं एनोनिमस, आपने एक वर्ड सुना होगा एनोनिमस। एनोनिमस क्या होता है कि आप कुछ भी शो नहीं करना चाहते, आप ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, क्या हूं, ये सब चीज। तो द प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स गोज विद, दिया जाता है तटस्थता, यानी आप न्यूट्रल रहिए, किसी भी पक्ष की तरफ मत रहिए। तो सबसे पहला जो इनका संबंध होता है, जो एनोनिमिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स का जो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? वो होता है तटस्थता। तटस्थता का मतलब होता है न्यूट्रल रहना, ठीक है, किसी भी पक्ष की तरफ झुकाव ना होना। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। भाई हो जा नीचे। आवर प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच एम्पायर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो हमारी जो वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था है, जो हमारा आज का प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो किस एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से इन्फ्लुएंस है, किन शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था से वो प्रभावित है। ध्यान रखना भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनमें से दो कंट्रीज से प्रभावित है। एक तो है फ्रांस, ठीक है, और दूसरा है अमेरिका। इन दो कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है। तो फ्रेंच आ जाएगा और अमेरिका आ जाएगा, यानी दो ऐसा ऑप्शन होगा 1 और 3 जिसमें हो। तो 1 और 3 किसमें है? ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और अमेरिका, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लाइज। प्रशासन का अर्थ क्या होता है? देखिए प्रशासन का अर्थ होता है टू मैनेज अफेयर्स, प्रबंध करना, जो क्रियाकलाप है उनका प्रबंध करना। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टू मैनेज अफेयर्स, प्रबंध करना इसका मतलब होता है। अभी तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, सीधे सीधे फैक्ट है। आगे चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग कैटालिटिक गवर्नमेंट इज अ फीचर ऑफ। उत्प्रेरक सरकार इनमें से किसकी विशेषता है? उत्प्रेरक सरकार जो होती है वो इनमें से किसकी विशेषता है? कैटालिटिक गवर्नमेंट किसका फीचर है? तो निजी प्रशासन का तो है नहीं, ये है उद्यमी सरकार का। किसका? ये है एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट का। जो
उत्प्रेरक सरकार होती है वो उसकी जो विशेषता होती है, वो किसकी विशेषता है? वो उद्यमी सरकार की, मेहनती जो काम करने वाली सरकार है, जो एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट है, उसका ही एक फीचर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडर्ड एज एंटी पॉजिटिविस्ट विच मीन्स नवलोक प्रशासन निरपेक्षता विरोधी समझा जाता है। नवलोक प्रशासन जो है वो निरपेक्षता विरोधी यानी एंटी पॉजिटिविस्ट समझा जाता है, विच मीन्स जिसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये होता है कि यह लोक प्रशासन के मूल्य निरपेक्ष के रूप में दी जाने वाली परिभाषा को अस्वीकार करता है। इट रिजेक्ट्स द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वैल्यू फ्री। मूल्य निरपेक्ष यानी ये क्या करता है? ये रिजेक्ट करता है। ये रिजेक्ट क्या किसको रिजेक्ट करता है? डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वैल्यू फ्री, उसको रिजेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसे कंसिडर्ड किया जाता है एंटी पॉजिटिविस्ट, कि ये लोग पॉजिटिव बातें नहीं करते हैं। ठीक है, ये एंटी पॉजिटिविस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है। थोड़ा सा मुझे इसको नीचे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 60 थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं जिससे कि आपको सारे ऑप्शन एक बार में सही से दिख जाएं, कि कई क्वेश्चन में सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। जब सारे ऑप्शन नहीं दिखेंगे तो फिर थोड़ा सा आपको समझने में भी दिक्कत होगी। Who of the following was acknowledged the Woodrow Wilson for his source of the idea of politics administration dichotomy? वुड्रो विल्सन ने अपने राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन के विचार के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार किया है? तो देखिए यहां पर इन्होंने स्वीकार किया है, इसका आंसर हो जाएगा ब्लंट शली। इसका आंसर हो जाएगा ब्लंट शली, प्लेटो तो नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ब्लंट शली। देखिए बात को समझिए, इनका पूरा नाम था जोहान कैप्सलर। इनका जो पूरा नाम है वो है जोहान कैस्पर ब्लंट शली। ब्लंट शली तो लिखा हुआ है, यही पूरा आ जाएगा। इनका जो पूरा नाम है वो है जोहान कैप्चर ब्लंट शली। एक पॉलिटिशियन है, कहां के हैं? स्विट्जरलैंड के, एक स्विस पॉलिटिशियन है। ये एक स्विस पॉलिटिशियन थे और जोहान कैप्चर ब्लंट शली इनका नाम था। ठीक है, और वुड्रो विल्सन ने अपने राजनीति प्रशासन द्विभाजन के विचार के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से ब्लंट शली यानी जोहान कैप्चर ब्लंट शली को स्वीकार किया है। बात आई समझ में? ठीक है, पूछा गया था हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एक्नॉलेज्ड बाय वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन ने किसको एक्नॉलेज किया है? केवल और केवल ब्लंट शली के सिद्धांतों को ही एक्नॉलेज किया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं अभी स्पीड स्लो है तो आप लोग प्लीज स्पीड को बढ़ा करके देखिएगा और अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा छोटा इसलिए कर लिया जिससे कि आप लोग सारे ऑप्शन अच्छे से देख पाएं। यहां पर आपको जो लिस्ट है वो मैच करनी है। ठीक है, सूची 1 के साथ आपको सूची जो सेकंड है वो मैच करनी है। तो यहां पर दे रखा है हर्बर्ट साइमन। तो हर्बर्ट साइमन की जो मैचिंग होगी, इनका जो इन्होंने जो थ्योरी दी है, हर्बर्ट साइमन ने थ्योरी दी है फंडामेंटल रिसर्च से संबंधित। तो कहां है ऑप्शन? फंडामेंटल रिसर्च तीसरा। तो जो ए है, ए की मैचिंग होगी 3 नंबर के साथ। ए की जो मैचिंग होगी ऑप्शन ए जो है वो 3 के साथ इसकी मैचिंग होने वाली है। तो ए की मैचिंग है 3 के साथ। ठीक है, एमपी फोलेट, जो एमपी फोलेट है इन्होंने डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित थ्योरी दी है। तो यहां पर हो गया ये, इसकी मैचिंग होगी इससे, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो बी की जो मैचिंग है वो है 1 से, बी की मैचिंग है 1 से। एल्टन मेयो ने दिया है ह्यूमन प्रॉब्लम से संबंधित थ्योरी। तो इसकी मैचिंग हो गई 2 से। सी की मैचिंग है 2 से, तो यहां पर लिखिए सी जो है वो 2 से मैचिंग है। और आर लिकर्ट फिर बचा क्या? ये ऑप्शन बच गया न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट यानी 4। डी की जो मैचिंग है वो किससे है? 4 से। तो ऑप्शन देखिए ऐसा होगा ऑप्शन 3 1 2 4। देखते हैं 3 1 2 4 किस में है? 3 1 2 4 कहीं पर है? बिल्कुल, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी 3 1 2 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। हु सेड बिफोर अ साइंस कैन डेवलप प्रिंसिपल इट मस्ट पोसेस कॉन्सेप्ट्स। किसने कहा था कि इससे पहले कि विज्ञान सिद्धांत का विकास करे इसकी अवधारणा अवश्य होनी चाहिए। इट मस्ट पोसेस कॉन्सेप्ट्स।
ठीक है, ऐसा किसने कहा था? देखिए बात को समझिए, बिफोर अ साइंस कैन डेवलप प्रिंसिपल, इससे पहले कि विज्ञान सिद्धांत का विकास करे, उससे पहले क्या होना चाहिए? उससे पहले इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कहा था हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन ने। किसने कहा था? इनका पूरा नाम था हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन। इन्होंने कहा था, ये एक अमेरिकन पॉलिटिशियन साइंटिस्ट थे। जो हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन थे एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, और इन्होंने ऐसा ये कहा था कि विज्ञान से पहले, जब इससे पहले कि विज्ञान जो है वो किसी सिद्धांत का, किसी प्रिंसिपल का कहने का मतलब डेवलपमेंट करे, विकास करे, उससे पहले उसकी अवधारणा, उसके कॉन्सेप्ट हमारे पास होने चाहिए, इन्होंने कहा था। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 71, ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फिर से आ गया। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इससे पहले मैंने आपको बताया, अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज मेनली कंसर्न्ड विद, एक जो औपचारिक संगठन होता है मुख्यतः किससे संबंधित होता है? औपचारिक संगठन किससे संबंधित होता है? देखिए, संगठनात्मक सदस्यों की अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं उनके सेटिस्फेक्शन से इसको कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर पहले बताया था ये कि जो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से वो संतुष्ट हैं नहीं है, उनकी सेंटिमेंट्स क्या, उनकी भावना क्या, से कोई मतलब नहीं होता इनको। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेस, उद्यमों का लाभ, यानी इनको प्रॉफिट कमाने पे ध्यान। ये तो बात बिल्कुल सही लग रही है, ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है। हाँ बिल्कुल, इनको प्रॉफिट पर ही हर टाइम ध्यान होता है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेस, उद्यमों का को लाभ, इनके जो एंटरप्राइजेस है उनको लाभ पहुंचे, इनको बेनिफिट पहुंचे, इस चीज पर तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान होता है। समाज के प्रति सेवा, अभी थोड़ी देर पहले बताया भाई, इनको समाज से, सोशल रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, भी बात गलत हो गई। और इसके अलावा संगठन के भीतर सौहार्दपूर्ण संबंध, हार्मोनियस रिलेशन विद, मैं कह रहा हूं इनको सोशल रिलेशन से कोई मतलब ही नहीं है। याद करो पहले वाला क्वेश्चन, वहां पर सोशल रिलेशन आंसर निकला था। ठीक है, इनको इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उद्यमों का लाभ हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेस आपका आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है, थोड़ा सा इसको अब नीचे कर देता हूं, हल्का सा कट गया। देखिए, द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। द IMF प्रमोट्स द यूज ऑफ फिस्कल रिफॉर्म्स टू एड्रेस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स थ्रू, किसके थ्रू करता है? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का जो रिफॉर्म है वो किसके थ्रू करता है? जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो पर्यावरण से संबंधित यानी एनवायरमेंटल की जो प्रॉब्लम है उनको हल करने के लिए, पर्यावरण संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए वित्तीय सुधार, जो वित्तीय सुधार है, जो फिस्कल रिफॉर्म्स हैं, का उपयोग निम्न में से किसके माध्यम से प्रोत्साहित करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए, ये जो है एनालिटिकल वर्क तो नहीं करता है, विश्लेषणात्मक कार्य तो नहीं करता है, लेकिन ये तकनीकी सहायता, टेक्निकल असिस्टेंस का सहारा लेता है पर्यावरण समस्याओं को हल करने के लिए, पर्यावरण की समस्याओं को हल करने के लिए IMF। इसके अलावा आउटरीच एक्टिविटीज भी कराता है, ये व्यापक क्षेत्र और व्याप्त क्रियाकलाप, लोगों को जागरूक करता है। कुछ आउटरीच एक्टिविटीज भी समय समय पर IMF के द्वारा प्रमोट की जाती हैं। और इसके अलावा ऊर्जा कीमतों पर नियंत्रण भी ये नहीं करता है। वैसे तो ऊर्जा कीमतों पर भी नियंत्रण ये नहीं करता है, कंट्रोलिंग प्राइसेस पर भी ये नियंत्रण नहीं करता। अकॉर्डिंग टू मी ये नियंत्रण नहीं करता है कंट्रोलिंग प्राइसेस पर भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3। नहीं, ये आंसर नहीं, इसमें माफ कीजिएगा, देखिए नहीं, ये नहीं होगा इसमें। और जो कंट्रोलिंग प्राइसेस हैं ऊर्जा के, उन पर ये नहीं करता है। इसको हटाइए प्लीज, इसको सही कीजिए। ये विश्लेषणात्मक कार्य करता है, ये जो है एनालिटिक्स करता है, क्योंकि इनकी जो आप देख सकते हैं, यदि आप थोड़ा बहुत, यदि आपने इस चीज में के बारे में कभी पढ़ा हो, तो जो IMF होता है वो एनालिटिक करता रहता है, पर्यावरण संबंधी चीजों का जो विश्लेषण है वो करता रहता है। तो आपका जो आंसर होगा वो स्टार्टिंग वाले जो तीनों पॉइंट है ये सही है, ये नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी के प्राइस कंट्रोलिंग है उस पर IMF का कोई अधिकार नहीं है, इसको लेकर के IMF का कोई अधिकार नहीं है। तो यहां पर ये आंसर नहीं होगा आपका आंसर। ये इसमें तो तीनों पर वाले पॉइंट है ना, ये सही है। ये एनालिटिकल वर्क भी करता है, एनालाइज भी करता है, पर्यावरण संबंधी समस्याओं को लेकर के उनका एनालाइज भी करता है, टेक्निकल असिस्टेंस भी देने की सहायता, टेक्निकल असिस्टेंस है उनको भी प्रोवाइड कराता है, तकनीकी सहायता भी यानी टेक्निकल सहायता भी प्रोवाइड कराता है, और आउटरीच एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज को भी अंजाम देता है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये वाली चीज गलत है, कंट्रोलिंग एनर्जी प्राइसेस, ये गलत है। तो आंसर आपका सही क्या होगा? जिसमें 1, 2, 3 यानी 1, 2 और 3 ये आपका सही होगा। तो आपका जो
ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम कंफर्म है, ये सही है बिल्कुल। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? निम्नलिखित में से कौन सी विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषता नहीं है? विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है? इट इज अ पीपल ओरिएंटेड, नहीं, ये तो गलत है। यह जनोन्मुखी है, नहीं, पीपल से ओरिएंटेड ये नहीं होता है विकास प्रशासन। इट इज चेंज ओरिएंटेड, नहीं, ये परिवर्तनमुखी भी नहीं होता है। इट इज अनरिस्पॉन्सिव, हाँ, ये अनुक्रियाशील है, ये अनरिस्पॉन्सिव होता है। और इट प्रमोट्स स्टेटस, क्यों? ये यथा स्थिति को बढ़ावा देता है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर, ये कह रहा है कि कौन कौन से फीचर नहीं है। बात को समझने की कोशिश करिए, कौन कौन से फीचर नहीं है। ठीक है, यह जनोन्मुखी है, इट इज पीपल ओरिएंटेड। देखिए, जो विकास होता है, जो विकास प्रशासन होता है, जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो लोगों को ध्यान में रख के ही तो डेवलपमेंट किया जाता है, पीपल ओरिएंटेड होता है। तो ये क्वेश्चन उल्टा पूछ रखा है, इसलिए मैंने इनको गलत किया। बात आई समझ? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वो पीपल ओरिएंटेड होता है, लेकिन ये पूछ रहा विशेषता नहीं है, इसलिए इसको गलत किया है, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन पहले ढंग से अच्छे से, जब भी आप एग्जाम में जब बैठते हैं तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना चाहिए। ठीक है, और इट इज चेंज ओरिएंटेड, बिल्कुल चेंज आते रहते हैं, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। देखिए, जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो विकास प्रशासन होता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। भाई, परिस्थितियों के हिसाब से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन क्या ये अनरेस्पॉन्सिव होता है? ना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सही है। ठीक है, पूछ रहा ना विशेषता नहीं है, इट इज अनरेस्पॉन्सिव, ये बात सही है। इट प्रोमोट्स स्टेटस, क्यों? ये यथास्थिति को बढ़ावा देता है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो यहां पर जो ऑप्शन सही हो जाएंगे वो तीसरा और चौथा होंगे। ये वाली जो बातें हैं ये गलत हैं, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, बताइए समझ में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4, तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 एंड 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, काफी टाइम हो चुका है। आप लोग अपने मैं बार बार कह रहा हूं, प्लेबैक से स्पीड बढ़ा लीजिएगा, जिससे कि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज? विकासशील जो देश है, जैसे हमारा देश भी विकासशील है, तो पूछ रहा है विच इज करेक्ट, कौन सी चीज करेक्ट है अबाउट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज? विकासशील देशों में विकास प्रशासन की अड़चनों में के विषय में क्या सही है, क्या चीज सही है? ठीक है, अब यहां पर इस बार सही पूछ रहा है। देखिए, बिल्कुल विकासशील जो देश होते हैं वहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता रहती है। जो सरकारें हैं वो गिरती रहती हैं, सरकारों से संबंधित जो गवर्नमेंट होती है उससे संबंधित जो अस्थिरता है, इनस्टेबिलिटी है, वो बनी हुई रहती है। ठीक है, इसके अलावा रिसोर्सेज भी जो होते हैं, जो हम जैसे इंडिया जैसे कंट्रीज हैं या और भी बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में दरअसल होता क्या है, वहां पर जो संसाधन होते हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। ये भी उनके विषय में बिल्कुल सही बात है। प्रतिबद्ध नौकर से कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं होती। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी तो प्रतिबद्ध नौकरशाही तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश है, वहां की एक विशेषता है। इसके अलावा कल्चरल हेजिटेंट्स, सांस्कृतिक अवरोधक। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कल्चरल हेजिटेंट्स भी होते हैं कि वहां का जो कल्चर होता है उस विकासशील देश, जो वो विकासशील देश है, वहां के कल्चर का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, बात ही समझ। जो कुछ कल्चर होते हैं, कुछ रूढ़िवादी कल्चर होते हैं, वो डेवलपमेंट का में एक अवरोधक भी बनते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। तो विकासशील देशों में विकास प्रशासन की जो अड़चनें के विषय में क्या क्या चीजें सही हैं? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी सही है, लैक ऑफ रिसोर्सेज भी सही है, और एक तो यहाँ पर सही कौन कौन सा है? फर्स्ट है, सेकंड है और फोर्थ है। तो 1, 2, 4 है ऑप्शन में कहीं? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी दे सकते हैं, 1, 2, 4, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 ये रहा आपके सामने। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट टू अपॉइंट एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य में महाअधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार देता है? एंड दैट इज आर्टिकल 165। ये तो सीधा सीधा फैक्ट है। आर्टिकल 165 जो होता है भारत के संविधान का, आर्टिकल 165 एम्पावर्स द गवर्नर, ठीक है, राज्य में राज्यपाल को एम्पावर करता है। 165 ऑफ द स्टेट टू अपॉइंट एडवोकेट जनरल, महाअधिवक्ता
नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल को कौन सा अनुच्छेद देता है? 165 देता है। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने ये रहा। Which of the following documents are presented to parliament along with the budget? जब बजट पेश होता है तो बजट के साथ निम्न में से कौन से प्रपत्र संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं? कौन कौन से प्रपत्र संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं? तो देखिए, इकोनॉमिक सर्वे, ना भैया, इकोनॉमिक सर्वे नहीं होता है, इकोनॉमिक सर्वे नहीं होता है, ये प्रस्तुत नहीं होता है। इसके अलावा बाकी क्या बचा है? एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑन द बजट, बिल्कुल, बजट पर एक व्याख्यात्मक स्मरण पत्र बिल्कुल दिया जाता है। एक मेमोरेंडम होता है जो एक्सप्लेन करता है बजट को, वो होता है, ठीक है। इस समरी ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट्स, बिल्कुल, एक समरी भी होती है जो अनुदानों की मांगों का सार भी होता है, बिल्कुल ये भी होता है, ठीक है। बजट में ये चीज भी शामिल होती है जब पेश किया जाता है। एन एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक, ये भी होता है। और फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक, ये भी होता है, ठीक है। बात ही समझ, ये सारी की सारी चीजें हैं, 2 3 4 5, ये सारे के सारे सही हैं। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। 2 3 4 एंड 5, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, प्रश्न संख्या 77 आपके सामने है। अब यहां पर आपको ये क्वेश्चन है असर्शन और रीजन के जैसे रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं। यदि आपने कभी रीजनिंग ट्राई की हो तो रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। द पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, मैंने आपको बताया था ना कि पार्लियामेंट इसका गठन करती है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था इसके बारे में। द पब्लिक अकाउंट कमेटी इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज द ट्विन सिस्टर। जो लोक लेखा समिति है कभी कभी अनुमान समिति की जुड़वा बहन बताया जाता है इसको। ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टिमेट कमेटी, अनुमान समिति की जुड़वा बहन इसको बताया जाता है। और फिर इसके बारे में इसका इन्होंने कारण दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है। रीजन, द वर्क ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड द फाइनेंस कमेटी इज कॉम्प्लीमेंट्री। कह रहा है कि लोक लेखा समिति और अनुमान समिति का जो कार्य है वो अनुपूरक है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरा करते हैं एक दूसरे को। द वर्क ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड द फाइनेंस कमेटी इज कॉम्प्लीमेंट्री। इनके जो फाइनेंस कमेटी के काम और पब्लिक अकाउंट कमेटी के काम, ठीक है, मैंने बताया ना सरकार के एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा रखती है, और फाइनेंस कमेटी के काम भी ऐसे होते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक, यानी पूरा करते हैं एक दूसरे को ये, ठीक है। तो ये जो ऊपर बात लिखी हुई है, जो असर्शन, अभी एक जो आपके ऊपर जो कथन लिखा, जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का ये वाला जो रीजन है ये बिल्कुल सही है। इस स्टेटमेंट का ये ही रीजन बिल्कुल सही है, एकदम सही है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा, पहले पढ़िए बोथ ए एंड आर, यानी असर्शन यानी अभिकथन भी और रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने कहा ये कथन बिल्कुल सही है, तर्क भी बिल्कुल सही है, और इस कथन का ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन यही है। इस कथन की जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो यही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, यानी ये ए यानी असर्शन, आर यानी रीजन सही है, और ए का आर एकदम सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश अ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। भारत के संविधान द्वारा संसद को, पार्लियामेंट को भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है। रीजन क्या दे रखा है? रीजन ये है, द पर्पस ऑफ द कॉन्टीजेंसी फंड इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू मीट एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। आकस्मिक निधि बोले तो कॉन्टीजेंसी फंड का उद्देश्य सरकार को किसी अप्रत्याशित व्यय यानी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर की आवश्यकता को पूरा करना। जैसे अभी आपने देखा होगा, अब जैसे कोरोना की जो वेव आई थी, फर्स्ट वेव आई थी, सेकंड वेव आई थी, तो गवर्नमेंट के सामने एक तरह से अप्रत्याशित व्यय यानी अनफोर्सीन, जिसका पहले से पता ना हो कि इतना खर्चा उस पर होगा, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर हुआ था उस पर, ठीक है, जानते हैं आप लोग। तो भारत के संविधान ने पार्लियामेंट को, ये भारत के संविधान द्वारा संसद को भारत की आकस्मिक निधि की, कहने का मतलब जो इंडिया की कॉन्टीजेंसी फंड है उसको स्थापना करने की शक्ति प्रदान की है। किसके लिए? आकस्मिक निधि का उद्देश्य क्या होता है? कॉन्टीजेंसी फंड को का स्थापित करने का उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है कोई भी अनफोर्सीन, मतलब कोई भी अचानक से कोई भी आपदा आ सकती है जिसके लिए
एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए एक फंड इकट्ठा करने की जो शक्ति है भारतीय संविधान ने वो दे रखी है संसद को, ठीक है। अब देखिए यहां पर बात क्या है, बात यहां पर कथन भी ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सही हैं और ए का आर सही स्पष्टीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, मैच लिस्ट। अब यहां पर फिर से जो लिस्ट है वो आपको मैच करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। अच्छा, लोकपाल बिल की बात चल रही है भाई, ये तो लोकपाल बिल और डेट ऑफ पासिंग। तो देखिए लोकसभा में जब ये प्रस्तुत किया गया था तो ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था 17 दिसंबर 2013 को। तो ए का जो आंसर हो जाएगा, ये जो ए है इसकी मैचिंग होगी यहाँ, नहीं 4 अगस्त 2011 में आ गया था, 17 दिसंबर नहीं, ये तो 4 अगस्त, ये तो 2011 में आ गया था, ठीक है। 5 से होगी इसकी मैचिंग। जो लोकसभा बिल था इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, यहाँ पर थोड़ा स्पेस मुझे नहीं दिखा दे रहा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ए की जो मैचिंग है वो 5 के साथ है, ए की जो मैचिंग है वो किसके साथ है? 5 के साथ है। इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, लोकसभा में जब प्रस्तुत किया गया था तो ये प्रस्तुत किया गया था 4 अगस्त 2011 को। दूसरा है री इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, क्योंकि जो ये री इंट्रोड्यूस किया गया था इसको वापस से जो री इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था 22 दिसंबर फिर 2011 में, यानी बी का की मैचिंग है 1 के साथ, बी की मैचिंग है 1 के साथ। वापस से लोकसभा में पुनः प्रस्तुत किया गया था इसको 22 दिसंबर 2011 में। पास्ड बाय लोकसभा, लोकसभा ने इसको पास किया था 18 दिसंबर 2013 को, यानी ये इसके सामने ही है। सी में आ जाएगा 3, सी की मैचिंग है 3 के साथ। ऑप्शन डी है यहां पर देखिए पास्ड बाय राज्यसभा, राज्यसभा में कब पास हुआ? राज्यसभा में पास हुआ ये 17 दिसंबर 2013 को, ये राज्यसभा में इससे पहले पास हुआ था 17 दिसंबर 2013 को। तो डी की मैचिंग है 4 के साथ, डी की जो मैचिंग है वो 4 के साथ है, 4 के साथ है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? 5 1 3 4 है कहीं पर ऑप्शन? 5 1 3 4, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, काफी लंबी वीडियो हो चुकी है। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा मैं हल्का सा स्लो एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इस वजह से भी टाइम लग रहा है। Who stated that science is for life, not life for science? किसने, ये किसका कथन है कि विज्ञान जीवन के लिए है, जीवन विज्ञान के लिए नहीं है? ये कथन किसका है? तो देखिए ये बात कही थी रॉबर्ट स्टॉकटन लिंड ने। किसने? रॉबर्ट स्टॉकटन लिंड ने। इनका पूरा नाम है देखिए रॉबर्ट एस लिंड, इनका जो पूरा नाम है रॉबर्ट स्टॉकटन लिंड ने। रॉबर्ट स्टॉकटन लिंड ने यह बात कही थी कि विज्ञान वो जीवन के लिए है, जीवन विज्ञान के लिए नहीं है। साइंस इज फॉर लाइफ, नॉट लाइफ फॉर साइंस। एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे ये, जो रॉबर्ट लिंड आपको दिख रहा है, ये एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये बात कही थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? ऊपर कट गया है, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग इनमें से कौन सा कार्य करता है? जो वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग, आपको मैं बताऊंगा। देखिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है उसमें ना 5 डिपार्टमेंट होते हैं, 5 मुख्य डिपार्टमेंट होते हैं, अभी बताने वाला हूं आपको, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में 5 मुख्य डिपार्टमेंट होते हैं और उन 5 में से बात कर रहा है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये एक 5 में से एक डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। बात को समझिए, ध्यान से समझना। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो वित्त मंत्रालय होता है, ठीक है, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, आप जानते हैं वो वित्त मंत्री हैं, और इनका जो मंत्रालय है उसका नाम है वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय में ना 5 डिवीजन होते हैं, मेन 5 डिवीजन होते हैं। उन्हीं में से एक विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय विभाग। उन्हीं में से एक विभाग है व्यय विभाग। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्यय विभाग इनमें से कौन सा काम करता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो याद रखना व्यय विभाग के ये जो चारों के चारों ही काम आपके सामने दे रखे हैं, ये चारों के चारों काम ही व्यय विभाग करता है। द सैंक्शन अप्रेजल ऑफ मेजर स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट, प्रमुख योजनाओं और परियोजनाओं का पूर्वानुमोदित मूल्यांकन भी ये करता है। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन भी यही करता है। असिस्टिंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स और इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट्स एंड प्राइसेस ऑफ पब्लिक सर्विसेज, यानी सार्वजनिक सेवाओं की लागत और मूल्यों को नियंत्रित करने में केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की सहायता भी यही करता है। और इसके अलावा
रिव्यूइंग सिस्टम एंड प्रोसीजर्स टू ऑप्टिमाइज आउटपुट्स एंड आउटकम्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके अलावा सार्वजनिक व्यय के निर्गमों और परिणामों को अधिकतम करने के लिए व्यवस्थाओं एवं कार्यविधियों की समीक्षा भी करता है। चारों के चारों ही काम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के हैं। 5 डिपार्टमेंट होते हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको, शायद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है। तो चारों के चारों ही सही है यहाँ पर, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 3 4 बिल्कुल सही यही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पे आइए। कह रहा है इन विच ईयर डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वाज सेटअप एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, कि इनमें से किस वर्ष में जो विनिवेश विभाग है उसको एक पृथक विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट है, बात को समझिए ध्यान से, ये भी वित्त मंत्रालय का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, मैंने बताया ना 5 डिवीजन होते हैं, उन 5 में से ये भी एक क्या है, एक तो मैंने ऊपर दिखाया आपने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक वो है, और ये भी एक क्या है, एक डिपार्टमेंट है। 5 में से एक डिवीजन ये भी है वित्त मंत्रालय का। अब ये पूछ रहा है कि ये एक पृथक विभाग के रूप में कब स्थापित किया गया था, इसका एक अलग डिपार्टमेंट कब बनाया गया। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट जो है ये 10 दिसंबर 1999 को, 10th of December 1999 को इसको एक पृथक विभाग के रूप में एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया था वित्त मंत्रालय में। ठीक है, पता ही समझ, वित्त मंत्रालय के 5 डिवीजन हो। अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, फिर और अच्छे समझ में आ जाएगा कौन कौन से 5 डिवीजन होते हैं वित्त मंत्रालय में। देखिए अगला क्वेश्चन है 83, फ्रॉम द फॉलोइंग विच फीचर्स आर फाउंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में पाई जाती है, कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में पाई जाती है। देखिए भारतीय संविधान में ये दोनों विशेषताएं बिल्कुल नहीं पाई जाती है, ना तो भारतीय संविधान मोनार्की राजतंत्र है, ना सीमित राजतंत्र है। ठीक है, हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं, हमारे यहाँ क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो 1 और 2 बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड बहुत स्लो है, काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, ऑलमोस्ट अब 50 से 51 मिनट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 84, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नीति आयोग हेल्ड, नीति आयोग की जो सबसे पहली मीटिंग थी वो कब हुई थी। पहले समझिए, पहले देखिए योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन होता था, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग होता था, योजना आयोग को बदल करके क्या बनाया गया, नीति आयोग। कब बनाया गया, 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इस नीति आयोग की स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। ये स्थापना है, एस्टेब्लिशमेंट है 1 जनवरी नीति आयोग, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। और इसकी जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी 8 फरवरी 2015 को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की जो पहले, इसके आप जानते हैं इसके जो हेड, जो इसके चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो इसके क्या है, चेयरपर्सन नीति आयोग के। क्वेश्चन नंबर 85, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ बजटरी प्रोसेस, कौन सी बजट प्रक्रिया का अंग नहीं है। देखिए न्यायपालिका, जुडिशरी जो होता है ना, बात को समझने को, देखिए जुडिशरी जो होता है वो बिल्कुल भी, जुडिशरी बिल्कुल भी अंग नहीं होता बजट प्रक्रिया का। जुडिशरी का काम केवल और केवल क्या करना है, न्याय देना है, इसका बजट से कोई संबंध नहीं है, तो ये अंग नहीं होता है, बजट प्रक्रिया का अंग ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए अभी आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, अभी आपने देखा होगा कि जो मंत्रिमंडल है उसमें चेंज आ गया है। ठीक है, आज की मैं बात कर रहा हूं, आज है 9 जुलाई 2021, आज ही आपका पेपर भी है पॉलिटिकल साइंस वालों का। ठीक है, और यदि अब बात करें आज के अकॉर्डिंग, तो अभी तो जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण ही है, जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो निर्मला सीतारमण ही है। ठीक है, इसके अलावा यदि पीयूष गोयल की बात करें तो पीयूष गोयल, आंसर ये हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। पीयूष गोयल बात करें, मिनिस्टर ऑफ रेलवे थे, रेलवे मिनिस्टर थे, लेकिन अब इनका भी जो चार्ज है वो बदल दिया गया है पीयूष गोयल का, अब इनको टेक्सटाइल मिनिस्टर बना दिया गया है। अब इनको पीयूष गोयल को टेक्सटाइल सौंप दिया गया है। ठीक है, इनको अब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री सौंप दी गई है। तो काफी जो मंत्रिमंडल है उसमें चेंज हुआ है बहुत सारा, आपने पढ़ा होगा न्यूज में, उस पर बाद में बातें करेंगे। फिलहाल अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि हु प्रोपाउंडेड द इकोलॉजी, थोड़ा कट गया, नीचे करता है, हु प्रोपाउंडेड द इकोलॉजिकल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का परिवेशीय दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया था। देखिए लोक प्रशासन का परिवेशीय दृष्टिकोण जो है वो प्रतिपादित किया था जॉन मैरिमस गोस ने। तो आंसर कहां है, यहां है, जॉन मैरिमस गोस ने किया था। इनका पूरा नाम था जॉन मैरिमस, नहीं मैरिमस नहीं, मैरीमन था शायद, मैरीमन गॉस, जॉन मैरीमन गोस इनका पूरा नाम था। और ये एक अमेरिकन सोशल साइंटिस्ट थे। कहां से बिलोंग करते थे, अमेरिका से। इन्होंने ही इकोलॉजिकल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की थी, का प्रतिपादन किया था, ये थ्योरी इन्होंने दी थी। ठीक है, बात ही समझ में। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं।
कह रहा है इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट इज बेस्ड ऑन, भारत में न्याय विभाग के संगठन का आधार क्या है? भारत में न्याय विभाग के संगठन का आधार क्या है? क्या स्थान है? नहीं। भारत में जो न्याय विभाग है, जो भारत में जुडिशियल डिपार्टमेंट है, वो प्रोसेस, एक प्रोसेस के आधार पर, एक प्रक्रिया के हिसाब से काम करता है, उसका कोई स्थान नहीं, स्थान के हिसाब से वो काम नहीं। जो इंडिया की जुडिशरी, क्या वो किसी प्लेस के स्थान से काम करती है? नहीं। इंडिया की जो जुडिशरी है वो किसी, ना तो वो प्लेस के स्थान से काम करती है, ना पर्पस, उनका ना कोई उद्देश्य होता है, उनका काम होता है केवल एक प्रोसेस, उनको अपना जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो भारत में न्याय विभाग के संगठन का जो आधार होता है, जो उसका बेस होता है, वो क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि पोस्ट कॉब, POSTCORB, पोस्ट कॉब, पोस्ट कॉब में पी अक्षर का क्या मतलब है? पहले तो ये समझिए कि पोस्ट कॉब में होता क्या। देखिए, पोस्ट कॉब का मतलब है, पी का मतलब होता है प्लानिंग। पी का मतलब हो सकता है आपसे किसी और अक्षर का मीनिंग पूछ लिया जाए, तो मैं आपको सारे बता देता हूं। पोस्ट कॉब में पी का मतलब होता है प्लानिंग, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब होता है स्टाफिंग, एस का मतलब होता है स्टाफिंग, और डी का, अब आया डी, अब मेरे को पी हो गया, पी हो गया, ओ हो गया, एस हो गया, डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग, डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग। इसके बाद आया सी, सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग। अब क्या आ गया? ओ नहीं, ओ नहीं, अब आया आर, आर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग। सही, देखिए ओ ऑलरेडी हो चुका है ऑफ, और आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, और बी का मतलब होता है बजटिंग। हो सकता है आप, अब इस पेपर में तो पी का मतलब पूछ लिया गया, हो सकता है बी का मतलब पूछ लिया जाए, तो बी का मतलब होता है बजटिंग। तो ये पूरा का पूरा मीनिंग होता है पोस्ट कॉब का। ठीक है, पोस्ट कॉब का ये पूरा का, इनके ये जो आप देख रहे हैं जितने भी लेटर हैं, इन सब के मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं। तो पोस्ट कॉब में पी से क्या तात्पर्य है? पी से मतलब है प्रोग्राम से, कार्यक्रम से। पी से मतलब क्या है? अरे पी से नहीं नहीं नहीं, प्लानिंग, अरे प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम नहीं, प्लानिंग, 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 प्लानिंग भाई, पहला प्लानिंग, ये गलत करिए, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, प्लानिंग, ये आंसर रहेगा सी। वापस देखिए, वापस देख लीजिए, नियोजन से मतलब है। ठीक है, पोस्ट कॉब का जो मतलब होता है प्लानिंग से है, प्रोग्राम से नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ जाएं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 90, विच फिलोसफर इज नोन एज इन्फ्लुएंसर ऑफ 4 P's रिगार्डिंग द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? संगठन के संबंध में पहली बार 4 P बताने वाला विद्वान क्या है? पहले तो यार ये समझ लो, ये 4 P हैं क्या। देखिए 4 P से मतलब ये है कि पर्पस, पहला P पर्पस, दूसरा P है प्रोसेस, प्रोसेस, इसके बाद पर्सन्स, ठीक है, और इसके अलावा प्लेस। ये हैं वो 4 P। पहले तो ये समझ लो ये 4 P हैं क्या। अब कह रहा है विच फिलोसफर, ठीक है, कौन सा विद्वान है, इज नोन एज इंट्रोड्यूस, जिसने इंट्रोड्यूस कराया 4 P को। 4 P कौन कौन से? पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस, इनको मिला करके कहते हैं 4 P। ये हैं 4 P। ठीक है, बात आई समझ। आप पूछ रहे वो कौन सा विद्वान है? देखिए वो विद्वान है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने ही इंट्रोड्यूस किया था पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस को। ये 4 P का सिद्धांत देने वाले कौन है? लूथर गुलिक हैं। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले इसकी बात कर रहा था ना मैं। देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में कितने विभाग हैं? तो अभी मैंने बताया 5 डिपार्टमेंट है, 5 विभाग हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना मैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसमें 5 विभाग हैं। चलो मैं बताता हूं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है, अभी थोड़ी देर पहले बात आई थी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। पूरा लिखना, ये मैं छोड़ रहा हूं, डिपार्टमेंट ऑफ छोड़ रहा हूं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैं बता देता हूं ये कौन कौन से 5 हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक, अरे चल जा यार, इसमें क्या हुआ? देखिए हमारा पेन भी बंद हो गया चलना। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, पेन में क्या हुआ भाई? रुक जाओ, मैं जरा कलर चेंज करके देखता हूं। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक,
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। अच्छा, ये हुआ दूसरा। इसके अलावा जो तीसरा है, मैंने बताया ना 5 डिपार्टमेंट होते हैं, तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। चौथा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। और पांचवा है, यहां लिख देता हूं नीचे, यहां पर, चलो यहां पर लिख देता हूं, वो इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये 5 डिपार्टमेंट होते हैं, 5 विभाग होते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? वित्त मंत्रालय के, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के 5 विभाग हैं। कौन कौन से? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। अगला आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पाते हैं, बिल्कुल अंत की तरफ अब आ चुके हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। द वर्ड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, नवीन सार्वजनिक प्रबंध है, ये शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया था? केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर, किस साल में ये शब्द, कौन सा शब्द? एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये आया था 1991 में, 1991 में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट नाम का शब्द अस्तित्व में आया था, एग्जिस्टेंस में आया था। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इनमें से कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर में नहीं है? ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय? देखिए, जो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, कौन सा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है? तो याद रखना, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो इनके नियंत्रण में नहीं होता है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में नहीं आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इज सिचुएटेड एट, हैदराबाद में। भाई, ये तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज का संस्थान जो है वो कहां पर स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। आगे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 95, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से संगठन की सबसे प्राचीन विचारधारा कौन सी है? संगठन की सबसे प्राचीन विचारधारा कौन सी है? तो आंसर आपका हो जाएगा क्लासिकल, शास्त्रीय विचारधारा। जो शास्त्रीय विचारधारा है वो सबसे प्राचीन, सबसे ओल्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। कहां पर स्थित है? दिल्ली में। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 बिल्कुल अंत आ चुका है, बस थोड़ा सा और फिर ये खत्म। मोटिवेशन इज अ जनरल टर्म अप्लाइंग टू द एंटायर क्लास ऑफ ड्राइव्स, डिजायर्स, नीड्स, विशेष एंड सिमिलर फोर्सेस। अभिप्रेरणा एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग उत्प्रेरकों, कामनाओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं की संपूर्ण श्रेणी और समान शक्तियों के लिए किया जाता है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है कुंटज और डोनल ने। ये कथन किससे संबंधित है? ये कथन किसने कहा है? ये कहा है कुंटज और डोनल ने कहा है। ठीक है, 98 पर आ जाइए फटाफट से। अब वित्त मंत्री किस दिन लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है? अरे अभी देखो, याद है आपको, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 1 फरवरी, याद करो, पीछे बताया था ना, एक्सप्लेन किया था, वहीं से देखो आंसर, देखो उससे संबंधित क्वेश्चन यहां पर है। फर्स्ट डे ऑफ फरवरी, फरवरी के पहले दिन। मैंने आपको बताया था पहले होता क्या था कि फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में, जो अंतिम वर्किंग डे होता था फरवरी का, तब होता था। लेकिन अभी 2021 में आपने देखा होगा 1 फरवरी को, 1 फरवरी 2021 को इसको पेश किया गया था बजट को। ठीक है, पता ही समझिए, वो आपको पहले जो क्वेश्चन भी आया था ना इससे संबंधित, तब भी मैंने आपको ये बताया था। देखिए 19 पे आ जाइए। अरे ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, द फाउंडेशनल ट्रेनिंग ऑफ आईएएस डज नॉट एम एट, जो आईएएस की फाउंडेशनल ट्रेनिंग होती है उसका लक्ष्य क्या नहीं है? भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के आधारभूत प्रशिक्षण का लक्ष्य क्या नहीं है? इनमें से कौन क्या नहीं है जो लक्ष्य नहीं है? ठीक है, देखिए बात को समझिए। पहले देखते हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग में उनका कौन सा टारगेट नहीं होता है। Strengthening the understanding of the political science environment which an IAS officer has to work, ऐसे राजनीतिक सामाजिक वातावरण की
समझबूझ सुदृढ़ करना जिसमें किसी भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को काम करना है। ये बात बिल्कुल सही है, ये लक्ष्य होता है, लेकिन ये पूछा लक्ष्य नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये लक्ष्य होता है ट्रेनिंग में, ये सिखाई जाती है सब चीजें। अगला, टू डेवलप वैल्यूज आइडियाज एंड एट्रीब्यूट्स एक्सपेक्टेड ऑफ एन आईएएस, उन मूल्यों विचारों गुणों को विकसित करना जिनकी अपेक्षा आईएएस अधिकारी से की जाती है। ये भी बिल्कुल, ये लक्ष्य भी होता है लेकिन वो पूछ रहे लक्ष्य नहीं है तो ये भी गलत हो, ऑप्शन नंबर बी भी। एम्फेसाइजिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पब्लिक सिस्टम्स एंड देयर मैनेजमेंट, लोक प्रणाली तथा उसके प्रबंध की समझबूझ सुदृढ़ करना, ये भी बिल्कुल, ये लक्ष्य भी होता है लेकिन यहां पर ये गलत करना पड़ेगा क्योंकि पूछ रहा लक्ष्य नहीं है। और यहां पर है, अब फिर एक ही ऑप्शन बचा तो यही आपका आंसर होने वाला है, कमजोर वर्ग के वित्त के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करना। नहीं, ये काम आईएएस ट्रेनिंग में, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के फाउंडेशन ट्रेनिंग में ये बात, इस चीज पर लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है, ये लक्ष्य नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कंपल्सरी प्रोविजन मेड अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फॉर रूरल लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ग्रामीण स्थानीय सरकारी संस्थानों के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में किए गए अनिवार्य प्रावधानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसमें जो कथन सही नहीं है, मध्यस्थ तथा शीर्ष स्तरों पर अध्यक्ष के पद पर अप्रत्यक्ष चुनाव, ये बात तो सही होती है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो टेन्योर ऑफ पीआरआईज फिक्स्ड एट 5 years, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष निर्धारित किया जाना, ये बात तो बिल्कुल सही है। पंचायती राज जो संस्थाएं उनका 5 वर्ष का ही कार्यकाल होता है, ये बात भी फिर गलत हो जाएगी। ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, ये दोनों कथन तो बिल्कुल सही है। गिविंग वोटिंग राइट्स टू एमपीज एंड एमएलएज इन रूरल लोकल बॉडीज, सांसदों और विधायकों, जो सांसद और विधायक हैं उनको ग्रामीण स्थानीय निकाय में ना 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 भाई, देखो ये वाली जो कथन है ये सही नहीं है, ये वाला कथन सही नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कथन सही नहीं है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग का सृजन, ये बिल्कुल, स्टेट इलेक्शन कमीशन, अरे स्टेट इलेक्शन कमीशन ही तो कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ही तो रूरल लोकल गवर्नमेंट के जो होते हैं, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन में होते हैं, जो ग्रामीण स्थानीय सरकार संस्थानों के लिए जो चुनाव होते हैं, उनका आयोजन ही कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो ये बात बिल्कुल, ये कथन सही है, लेकिन ये पूछ रहा है कथन सही कौन सा नहीं है, तो ये आपका जो आंसर होगा वो होगा केवल ऑप्शन नंबर सी, गिविंग वोटिंग राइट्स टू एमपीज एंड एमएलएस इन रूरल लोकल बॉडीज, सांसदों और विधायकों को ग्रामीण स्थानीय निकायों में मतदान का अधिकार देना। आप चलो ठीक है, हो गया है पूरा, फटाफट से बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। आज आपका है एग्जाम, तो फटाफट से इसको, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने थोड़ा प्लेबैक स्पीड तेज करके देखा होगा, काफी लंबी ये वीडियो हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ठीक है। और देखिए, शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था, इस वजह से टाइम से नहीं बना पाया, मैं ये चीज़ टाइम से अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए आप खेद है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिजी था, एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि कितनी सारी समस्याएं सामने हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वॉर ऑफ एस्पायरेंट में जुड़ने के लिए। और ये भी मैंने बहुत जल्दी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। तो अब आगे से मैं कोशिश यही करूँगा कि टाइम रहते ही पहले ही अच्छे से एक्सप्लेन करके, बाकी आने वाले वर्षों के लिए आप लोगों के लिए पहले से एक्सप्लेन करके ही आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराती जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए।